आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आकलन और मूल्यांकन पर है। तो क्या होता है असेसमेंट, ठीक है, वो जान लेते हैं। देखिए मूल्यांकन की पहले हम अगर बात करते हैं तो मूल्यांकन शिक्षण की प्रक्रिया का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है। हम यहाँ पे मूल्यांकन की बात पहले कर लेते हैं, है ना। तो देखिए मूल्यांकन में जब हम बात करते हैं तो वैदिक काल में जो शिक्षार्थी का मूल्यांकन मौखिक परीक्षाओं के रूप में होता था। यानी पहले के टाइम में आप जब पढ़ेंगे, जब आप NIOS के जब ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखिए वैदिक कालीन शिक्षा से रिलेटेड दिया गया है कि बच्चे जो है गुरु क्या करते थे, उनको मौखिक रूप से उच्चारण कराते थे, मौखिक रूप से चीज़ों को पढ़ाते थे। उनका माइंड इतना डेवलप होता था, क्योंकि रिटर्न में तो कुछ वैसे होता नहीं था कि जैसे अब हम लोग नोट्स बनाते हैं, तो उन लोग का माइंड इतना ब्रॉड होता था, इतना डेवलप होता था कि जो भी चीज़ें वर्बली कराई जाती थी उसको वो लोग उच्चारित करके और उसको जो है अध्ययन करते थे। तो उनका जाहिर सी बात है, जो मौखिक पढ़ रहे हैं तो उनका जो उच्चारण है ये भी मौखिक रूप में होता था। यानी कहीं भी गुरु उनको ले जाता था और बोलता था कि ठीक है आप इनसे जो है डिबेट करिए, या फिर किसी भी धर्म ग्रंथ, जैसे कोई भी वहाँ का धर्म ग्रंथ हो गया, उस पे उन्होंने वाद विवाद किया और वहाँ पे जब वो उसके आंसर्स दे लेता था विद्यार्थी, तो ये माना जाता था कि ये सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है ना। उसी के आधार पर उसको मार्क्स दिए जाते थे और बताया जाता था कि ये गुरुकुल का जो है सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है, या फिर वो गुरुपुत्र होता था, या फिर कोई भी स्टूडेंट होता था, जैसे आज के टाइम में मॉनिटर होते हैं, तो वो अच्छा स्टूडेंट माना जाता था। तो ये हो गया। अब इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो विद्यार्थी की स्मृति तथा स्वीकृति की क्षमता का मूल्यांकन करना होता था। तो ये जो मूल्यांकन होता था, इसका मेन जो उद्देश्य होता था वो यही होता था कि विद्यार्थी की जो क्षमता है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। तो उसकी जो मूल्यांकन से रिलेटेड क्षमता होती थी, उसी के मूल्यांकन के लिए यहाँ पे बात होती थी। अब बात कर लेते हैं हमारे देश में 1854 में वुड का एक घोषणा पत्र के पश्चात अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रसार फलस्वरूप परीक्षाओं को महत्व मिलने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वैदिक काल से फिर धीरे धीरे चीज़ें नई तरफ में आई। जैसे आपने देखा होगा कि अब जनरेशन आ गई है, तो फिर जेन ज़ी आया, फिर जनरेशन अल्फा आई, बीटा आई। तो ऐसे ही क्या था कि वैदिक काल से लेके फिर 1854 की बात आई, वुड का घोषणा पत्र आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रसार के लिए महत्व मिलने लगा। यानी अब क्या हो गया, अंग्रेज 1854 में उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरीके से नहीं, हम इनको अपनी जो है अंग्रेजी बहुत ही जो है अच्छी मानी जाती है, अंग्रेजी का आप जो है प्रचार प्रसार करिए, अंग्रेजी में ही चीज़ों को पढ़ाइए। अब मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, इसमें मापन एवं परीक्षा के जो अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत प्रक्रिया है। मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया क्या होगी, शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण उद्देश्य हैं, शिक्षण प्रभावशीलता है, विद्यार्थी की सफलता को जानकर उसको उचित दिशा निर्देश देना इत्यादि आता है। तो ये तो मूल्यांकन के अंतर्गत आ गया कि आप किस किस तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, वुड का घोषणा पत्र आया 1854, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईयर आप जरूर याद रखिएगा कि जो वुड डिस्पैच है कब आया था, तो ये 1854 में आया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोठारी आयोग की 1964 से 66, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है कोठारी। हालांकि अब नहीं पूछता है, लेकिन एग्जाम्स का देखिए कोई भरोसा नहीं होता है। हम मान के चलते हैं कि टफ आएगा, इजी आ जाता है, हम मान के चलते हैं इजी आएगा तो टफ आएगा, है ना, कभी कभी मॉडरेट आ जाता है। तो आप दोनों तरीके से चीज़ों को पढ़ के चलिए कि आपके सामने जब एग्जाम आए तो आपको ये चीज़ ना फेस करनी पड़े कि ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, या फिर हाँ कुछ तो पढ़ा था कि कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग में क्या होता है ये तो पढ़ा था, लेकिन कब आया था वो हमको आता ही नहीं है। तो 1864 से लेके 66 तक में जो है इनका आया था। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इन्होंने कोठारी आयोग ने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि मूल्यांकन क्या है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का क्या है, एक अभिन्न अंग है, तथा जिसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। यानी जो कोठारी साहब हैं, इन्होंने क्या बोला कि मूल्यांकन ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ लास्ट एग्ज़ाम लीजिए और उसी में आप बच्चों को जो है बता दीजिए कि हाँ आप अच्छे हैं, आप खराब हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना में भी उनका ये उस टाइम पे मानना हो कि हो सकता है बच्चा नकल करके भी पास हो गया हो, साल भर में उसने कुछ ना किया हो, लास्ट में वो मार्क्स ले आया हो, या फिर लास्ट में उसने जो जो पढ़ा हो उसी वही एग्ज़ाम में पूछ लिया गया और आ गया हो, है ना। तो उनका ये मानना था कि जो है लास्ट में मूल्यांकन क्या है, निरंतर चलने वाली है। आप बच्चे का हर दिन पे आप निरंतर उनका मूल्यांकन करिए, ना कि आप सिर्फ लास्ट के उस पर उनका मूल्यांकन करिए। यह शिक्षार्थी की आदतों तथा अध्यापक के पढ़ाने की पद्धतियों पर गहरा प्रभाव डालती है, तथा इस प्रकार यह शैक्षिक उपलब्धि के मापन
एवं सुधार में सहायक होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है मुदारियल कमीशन। यहाँ पे मुदारियल जी ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था परीक्षा और मूल्यांकन का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी परीक्षा हो गया और मूल्यांकन हो गया, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों की सिर्फ परीक्षा ही ले रहे हैं, मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, और ऐसा ही है कि सिर्फ आप मूल्यांकन किए जा रहे हैं, परीक्षा ही नहीं ले रहे हैं। नहीं, दोनों को इन्होंने जो है समान स्थान दिया था। शिक्षार्थियों ने अपने अध्ययन काल में किस सीमा तक उन्नति की है, इसकी जांच करना शिक्षक तथा अभिभावक दोनों के लिए आवश्यक है। यानी सिर्फ शिक्षक की ही जिम्मेदारी वहाँ नहीं होती थी कि बच्चे को कैसा पढ़ाया जाना है, या बच्चे के किस जो है बच्चे का जो डेवलपमेंट है ये किस दिशा में हो रहा है या किस उसमें हो रहा है। जैसे इससे बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है वो ही तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक तीनों विकास पे जो है ध्यान जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो सिर्फ टीचर की जो है वो नहीं होती थी जिम्मेदारी, ये सिर्फ अध्यापक की भी अभिभावक की भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। अब बात करते हैं शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य की। तो एम्स ऑफ एजुकेशन इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए शैक्षिक मूल्यांकन की जब हम बात कर लेते हैं तो इसके उद्देश्य की प्राप्ति, तो देखिए विद्यार्थी की जो शैक्षिक उपलब्धि के स्तर का निर्धारण करने के लिए विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनका जो मूल्यांकन है ये किस लिए किया जाता था। तो ये इनके निर्देशन और परामर्श के प्रदान करने के लिए किया जाता होगा। अब देखिए निर्देशन और परामर्श का, निर्देश में हम निर्देश देते हैं, परामर्श क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं ना, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, फिर डॉक्टर उसका सोल्यूशन देता है ना इस हिसाब से, तो उसको आप परामर्श से रिलेट कर सकते हैं। अगला है विद्यार्थियों की असफलताओं का कारण पता कर उपचार करने में। अब यहाँ पे हमें जो विद्यार्थी हैं उनकी परेशानियों का तो पता चल गया कि बच्चे में ये दिक्कत है, बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है, या बच्चे की, अब हमको उसका क्या करना है, हमको उसका उपचार भी तो करना है ना। तो निदान और उपचार, अगर हमें किसी बीमारी का पता चल गया है, जैसे आपने देखा होगा लैब में जब जाते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट होने के बाद में बीमारी का पता चलता है। जब बीमारी का पता चल जाता है, निदान हो जाए, यानी वहाँ पे निदान किया जाता है। निदान में हम बीमारी का पता लगाते हैं, और उपचार कब होता है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब वो हमें उपचार बताता है, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे फिर उपचार करने हेतु हो गया। अब विद्यार्थियों की जो ग्रेडिंग है, वर्गीकरण है तथा प्रोन्नति है, इसके लिए भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। अगला है विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु। देखिए विद्यार्थियों की योग्यता, जैसे फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, आपने देखा होगा कि कई सारे लोग हैं जो इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं, इंडिया में ही पढ़ते हैं, जो स्कॉलर पे होते हैं, स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाती है ना। तो ये इसीलिए व्यवस्था की जाती है कि बच्चे और प्रोत्साहित हों पढ़ने के लिए। जिन बच्चों को नहीं आता है वो भी कोशिश करें कि हाँ मुझे भी करना है, या जो भी गरीब बच्चे हैं वो पढ़ने में अच्छे हैं तो वो सिर्फ पैसे के अभाव में रह के पढ़ाई जो है छोड़ ना दें। ये हो गया। अब देखिए क्या है कि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु अधिगम के वातावरण में सुधार करने के लिए। अगला है समाज और अभिभावकों को जवाबदेही हेतु नियमित रूप से उनके बच्चों की उपलब्धि एवं उन्नति का पता लगाने के लिए। तो समाज और अभिभावकों की जवाबदेही, यानी हम बच्चे का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम बच्चे को सिखा रहे हैं, वो किस हद तक बच्चा उसको एब्जॉर्व कर पा रहा है, उसको अपने जीवन में ला पा रहा है या नहीं ला पा रहा है, और समाज में वो जब जा रहा है तो किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, या किस तरीके से वो उसको एक्सप्लोर कर रहा है, या उस चीज़ को बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है, या उसका यूज़ कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो ये अभिभावकों, इन सभी की जिम्मेदारी बनती है। अब बात कर लेते हैं शिक्षक की। शिक्षण प्रभावशीलता को जानने के लिए भी किसका मूल्यांकन का उपयोग जो है वो किया जाता है। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों में परिवर्तन एवं सुधार करने के लिए इसका भी यूज़ करते हैं। जैसे अब इसमें इसका यूज़ कैसे करेंगे, देखिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में से ऐसे बिंदुओं का पता लगाना जिसमें परिवर्तन या परिमार्जक की आवश्यकता है। अब देखिए पाठ्य पुस्तकों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा, अभी देखिए आपने जो NEP का मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है उसी में देखिए पहले क्या होता था कि बच्चे को जितना चाहे उतना पढ़ा दो, जितना चाहे, लेकिन अब क्या है, अब बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अब बच्चों को
सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं कराना है, सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ ही बच्चों में क्या है वो क्रिटिकल थिंकिंग लाना है। बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग तभी आएगी जब टीचर्स के ऊपर भी इतना सारा लोड नहीं होगा, यानी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रेशर नहीं होगा। इसके लिए क्या किया गया है कि बुक्स में भी काफ़ी सारे जो पाठ्यक्रम है उसमें चेंजेस किए गए हैं। आप देखिएगा ओल्ड एनसीईआरटी में जिस हिसाब से चैप्टर्स दिए हुए थे, जिस हिसाब से कंटेंट दिया हुआ था, वो न्यू एनसीईआरटी में काफ़ी हद तक बदल गया है, कम कर दिया गया है ना। तो कुल मिला के बोझ को कम कर दिया गया, क्योंकि बच्चे में सिर्फ पढ़ने का बोझ ना हो, बच्चे में एक थिंकिंग डेवलपमेंट हो, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पे की गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मूल्यांकन के प्रकार की। तो मूल्यांकन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है अल्पकालीन या रचनात्मक मूल्यांकन। अल्पकालीन या रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, अल्पकालीन दे सकता है, लेकिन मेन जो मूल्यांकन बोलते हैं उसको रचनात्मक ही बोलते हैं, है ना। जो रचनात्मक होता है वो शॉर्ट टर्म ही होता है। इसमें क्या होता है, जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है जिसको हम अल्पकालीन बोलते हैं, इसका अभिप्राय उस मूल्यांकन से है जो सत्र के बीच में अनेक बार विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत संबंधी उन्नति और विकास को जानने के लिए किया जाता है। इस मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी के विकास तथा पाठ्यक्रम के विकास का पता लगाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम बच्चों को, आप देखिएगा बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं कि सत्र में बीच में अनेक बार, जैसे यूनिट टेस्ट ले लेते हैं, यूनिट टेस्ट 1 होता है, फिर उसके बाद में हाफ ईयरली होता है, फिर यूनिट 2 होता है ना, यूनिट 2 होता है, फिर एनुअल एग्जाम होता है। उसके बीच में भी कई बार हम छोटे छोटे टेस्ट उनसे लेते रहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये रचनात्मक मूल्यांकन में आता है, यानी अल्पकालीन आता है ना। इसमें हम बच्चे का समय समय पर, जैसे चैप्टर ख़त्म किया, आप छोटा सा टेस्ट ले लिया, या फिर हमने 4 चैप्टर ख़त्म किए, यूनिट 1 ले लिया, फिर 4 चैप्टर लिए, फिर हमने हाफ ईयरली ले लिया, फिर 4 चैप्टर लिए, हमने यूनिट 2 ले लिया, उसके बाद का हमने एनुअल ले लिया। तो ये हमारा रचनात्मक मूल्यांकन हो गया। इससे क्या होता है कि हम जान पाएंगे कि बच्चे में जो विषय को लेके जो समझ है वो कहाँ तक डेवलप हो पाई है, बच्चे कहाँ तक उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं, इस मूल्यांकन में जो शिक्षण है और अधिगम की प्रक्रियाओं को पुनर्वर्धन मिलता है। इस मूल्यांकन के अंतर्गत कक्षा में दिन प्रतिदिन किया जाने वाला मूल्यांकन, साप्ताहिक तथा मानसिक मूल्यांकन, प्रयोगशाला में मूल्यांकन तथा अनेक कार्यक्रमों का मूल्यांकन आता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मूल्यांकन आते हैं। कुछ विद्यालयों में इसे आंतरिक मूल्यांकन भी कहते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे विद्यालय की ही चीज़ें होती हैं, है ना। यूनिट टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली हो गया, एनुअल एग्ज़ाम हो गया, तो ये हम पे, टीचर्स पे डिपेंड करता है कि हम बच्चे का मूल्यांकन किस तरीके से कर रहे हैं और क्लास के अंदर कर रहे हैं, है ना। वो किसी भी रूप में हो सकता है, यूनिट टेस्ट में भी हो सकता है, या फिर आप हफ्ते में 15 दिन में टेस्ट भी ले सकते हैं आप। अब ये जो अल्पकालीन मूल्यांकन है, इससे जो रचनात्मक मूल्यांकन है, इसके लाभ भी पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन है, ये विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप में सहायक होता है, और इससे विद्यार्थी अपनी उन्नति को जानकर अपनी शैक्षिक उपलब्धि में सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए कि यूनिट 1 में 2 चैप्टर थे, 2 चैप्टर का बच्चे का टेस्ट लिया गया, बच्चे ने उसमें कम मार्क्स गेन किए, तो अब बच्चे के अंदर भी आएगा कि बताओ मेरे तो 2 ही उसमें नंबर अच्छे नहीं आए हैं, बाकी कुछ लोग, ऐसा तो नहीं कि सबके ख़राब आएंगे मार्क्स, बाकी उसके अच्छे आए, तो उसके अंदर और भी चीज़ें पढ़ने की रहेगी कि मैं नेक्स्ट जो भी अब टेस्ट होगा उसमें मैं और अच्छा करूँगा, है ना। तो ये उसकी शैक्षिक उपलब्धि में सुधार करता है। इस मूल्यांकन के अंतर्गत विषय वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, 4 चैप्टर, 3 चैप्टर, ऐसे हिसाब से आप यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं उनको, यूनिट, फिर हाफ ईयरली, फिर यूनिट 2, फिर एनुअल, ऐसे आप उनको डिवाइड करके पढ़ा सकते हैं, जिससे छात्रों को संपूर्ण विषय को समझना सरल हो जाता है। अगर आप एकदम से, मान लीजिए आप रचनात्मक या अल्पकालीन मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे को फिर एक साथ पढ़ा दे रहे हैं, आपने एकदम से दे दिया, जैसे मान लीजिए किसी बुक में 10 चैप्टर हैं, आप उसको पढ़ाते गए, साल भर में बच्चा भी पढ़ता गया, आपने नॉर्मल टेस्ट लिया तो लिया, वरना कोई वो नहीं है, आपने सीधे एनुअल एग्ज़ाम लिया, तो बच्चे को पता ही नहीं होगा ना, और मे भी बच्चा उतना समझ भी ना पाए कि किस हिसाब से चैप्टर्स को पढ़ाया जा रहा है या उसके लिए सरल क्या है, संपूर्ण विषय को समझना उसके लिए आसान नहीं होगा ये। तो इसीलिए क्या है, उनका जो है अल्पकालीन जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो किया जाता है कि बच्चे को जो है सरल हो जाए समझना,
इसीलिए उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आप देखिएगा कोई भी आप मोटी सी बुक लेके आइएगा, आपको उसको देख के ही लगेगा कि वो इतनी सारी बुक पढ़नी है, लेकिन आप ऐसी छोटी छोटी पतली 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 5-7 बुक ले आइए, आप आराम से उसको पढ़ लेंगे। तो ये होता है, इसीलिए उसको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है कि आपको यूनिट वाइज पढ़ना है। फिर है, इस विधि के द्वारा विद्यार्थी विषय का अध्ययन अधिक गहनता से करता है और परीक्षा के समय छात्रों को गेस्ट पेपर या गाइड जैसी पुस्तकों का सहारा नहीं लेना पड़ता है। यानी जब बच्चे के छोटे छोटे यूनिट टेस्ट हो जाते हैं और सारी चीज़ें से होता है कि 2 चैप्टर पढ़े, फिर 4 चैप्टर पढ़े, फिर 4 चैप्टर पढ़े, अगली बार से आप लिखिए, जब आप पूरा लेंगे ना तो बच्चे को फिर दोबारा से किसी चीज़ की हेल्प नहीं होनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक बार में नहीं, वो इसके लिए कई बार टेस्ट दे चुका होता है। ठीक है, अब इसके कई सारे दोष भी होते हैं, दोष भी पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें शिक्षक को अधिक कार्य करना पड़ता है, नो डाउट। अगर आपके पास टाइम है कि आपको 1 से 2 महीने में बच्चे की यूनिट टेस्ट लेने हैं, है ना, और आपके पास 2 महीने का टाइम है, उसी 2 महीने में आपको बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, बच्चों की कॉपीज़ भी चेक करनी है, बच्चों की बुक्स भी फिल करानी है, और उसके साथ साथ ही आपको ये भी पता लगाना है कि कौन से बच्चे को क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। तो ये टीचर्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बोलते हैं कि प्रेशर वाली चीज़ें हो जाती हैं कि आपको कम टाइम में चीज़ें करानी है। शिक्षण के कार्यों के अतिरिक्त शिक्षक को अनेक प्रतिलेखों एवं पंजिकाओं का रखरखाव करना पड़ता है। देखिए स्कूल में क्या होता है ना, चाहे आप कोई भी टीचर हो, आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, मैटर नहीं करता है, टीचर इज़ टीचर। तो हम टीचर्स को क्या है, अटेंडेंस रजिस्टर भी हो गया हमारे, इसके अलावा लेसन प्लान्स हो गए, लेसन प्लान के अलावा भी और सारी कई एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हमें बच्चों को पार्टिसिपेट कराना होता है। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें मैनेज करना होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी वो प्रेशर होता है कि हम बच्चे को कम चीज़ों में कैसे अच्छा जो है रिस्पॉन्स वो करें कि बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, है ना। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि जो टीचर है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। समय और अर्थ की दृष्टि से ये बहुत खर्चीले होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि टाइम कम होता है और कम टाइम में आपको बच्चे को जो एक होता नहीं है कि आप प्रोडक्टिविटी देंगे, तो वो चीज़ें कुछ हद तक उतनी पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। बाकी करते हैं, कभी कभी शिक्षक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार बार बार मूल्यांकन को प्रभावित करने लगता है। ये भी होता है क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं और उनमें टाइम उतना ही है आपके पास, आपको और सारे काम भी करने हैं, आपको कॉपीज़ भी चेक करनी है, आपको पेपर भी बनाने हैं, आपको हॉट दीर्घकालीन या योगात्मक मूल्यांकन होता है। योगात्मक मूल्यांकन का अभिप्राय क्या होता है कि उस मूल्यांकन से है जो सत्र के अंत में यानी वार्षिक परीक्षाओं के रूप में होता है। इसके अंतर्गत कठिनता और चयन, प्रोन्नति, भविष्यवाणी इत्यादि की जाती है। ये सत्र के अंत में होता है। अब इसके कुछ लाभ देख लेते हैं, मेरिट्स देख लेते हैं इसकी क्या होती हैं। तो ये समय और अर्थ की दृष्टि से कम खर्चीले होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर साल में एक बार हो रहा है तो टाइम भी आपका कम लग रहा है और जो है आपका खर्च भी कम हो रहा है। खर्च इन द सेंस कि आप जितनी बार पेपर लेंगे, जितनी बार आप टेस्ट लेंगे या यूनिट टेस्ट लेंगे, तो वो वहाँ पे जो है एक्सपेंसिव हो जाते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी ये आसान होती है, यानी जो प्रशासन होता है उसकी दृष्टि से भी आसान होता है कि साल में बस एक बार टेस्ट ले लिया, हो गया। व्यवस्था हो गया, प्रतिलेखन की भी एक बार ही तैयार करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टीचर्स अगर यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उतनी बार टीचर्स को जो क्वेश्चन पेपर हैं वो बनाने हैं, फिर पेपर छप के आएगा, तो कई सारा कॉस्ट भी उसमें ऐड होता है, टाइम भी खर्च होता है। लेकिन अगर साल में एक बार आ रहा है तो ये सारी चीज़ों की बचत हो जाती है। शिक्षक के लिए भी अधिक कार्य नहीं बढ़ता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है ना, यूनिट टेस्ट में और सारी चीज़ों के जो भी एग्जाम्पल्स दिए आपको। पूरे पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभाजित नहीं करना पड़ता है, एक बार में ही पूरे विषय जो है वो पढ़ा दिए जाते हैं। अब इसके देखिए दोष भी हैं। दोष क्या है कि दीर्घकालिक परीक्षा की जो वैधता है और विश्वसनीयता है, जो विश्वसनीयता है, ये कम होती है। पूरे पाठ्यक्रम में कुछ अंश तक प्रतिनिधित्व प्रश्न पत्र में होता है, यानी बच्चा पूरी मोटी बुक को ही पढ़ रहा है, तो ये उसके लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसमें गेस्ट पेपर गाइड, चयनित अध्ययन कोचिंगों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि पेपर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या है। और विद्यार्थी जो है गहनता से अध्ययन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि कितना हमें क्या पढ़ना है। उसको रहता है कि पता नहीं पेपर कहाँ से दे देंगे, किस हिसाब से, है ना। तो जो भी ये
बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे बात की गई है। अगला है विद्यार्थियों को अपने सुधार में लाने का अवसर नहीं दिया जाता है। यानी साल में जैसे यूनिट टेस्ट में आपने फर्स्ट यूनिट में कम मार्क्स गेन किए, आप हाफ ईयरली में अच्छा कर सकते हो। आपने हाफ ईयरली में अच्छा नहीं किया तो आप उसके बाद यूनिट टेस्ट में तब आप फाइनल दीजिए। लेकिन इसमें आपका साल में एक ही बार मूल्यांकन हो रहा है तो आपको दोबारा ऑप्शन नहीं मिलता है, फिर आपको दोबारा से वही क्लास पढ़नी पड़ेगी। अब शिक्षक अपनी प्रभावशीलता को भी नहीं जान पाता है। बात कर लेते हैं दोनों मूल्यांकन के जो लाभ हैं वो क्या हैं। तो अंततः एक विद्यालय में 2 प्रकार के मूल्यांकन की प्रणाली को अपनाना चाहिए। ये दोनों प्रकार के मूल्यांकन एक दूसरे के ही पूरक होते हैं। विद्यालय में वार्षिक मूल्यांकन के अलावा साप्ताहिक मासिक मूल्यांकन भी आवश्यक होना चाहिए ताकि विद्यालय के शिक्षण एवं अधिगम में सुधार किया जा सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रशासन के द्वारा बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ साल भर में होना चाहिए या हो रहा है। सारे स्कूल्स को भी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनको यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली टेस्ट इस हिसाब से भी लें कि बच्चा जो है पहले से ही तैयार रहे। अब बात करते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया के पद। तो देखिए, सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, शिक्षण बिंदुओं का चयन करना होता है, अधिगम क्रियाएं होती हैं, व्यवहार परिवर्तन होता है, विद्यार्थी का मूल्यांकन करना होता है और जो पृष्ठ पोषण है, ये सारे इसके जो है पद आ जाते हैं। सामाजिक विकास का मूल्यांकन की बात करते हैं तो देखिए, विद्यार्थी विद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य विद्यार्थियों के संपर्क में आते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी में सहानुभूति, सहयोग, सहभागिता तथा अनुशासन जैसी क्षमताओं का विकास होता है जो उन्हें कुशल सामाजिक प्राणी बनाते हैं। इस उद्देश्य से विद्यालय को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। जैसे जो टीचर हैं उनको क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो देखिए, पहला क्या है, विद्यार्थी की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों जैसे प्रार्थना सभा में भाग लेने से संबंधित है, खेल कूद है, गाइडिंग है और स्काउट गाइडिंग है, और इन सब पे ध्यान भी केंद्रित करके उनका रिकॉर्ड बनाना चाहिए। इसके अलावा किन कार्यक्रमों के प्रति विद्यार्थी का जो दृष्टिकोण है वह कैसा है, यानी जो भी सारे प्रोग्राम होते हैं और उनमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी क्या भागीदारी है और वो किस नज़र से उसको देखते हैं और किस हिसाब से वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी चीज़ों का भी डेटा रखना चाहिए। विद्यार्थियों का अपने मित्रों एवं सहपाठियों के साथ जो है व्यवहार कैसा है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला है, सामाजिक विकास का पता लगाने के लिए सामान्यतः शिक्षक निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में रेटिंग स्केल या प्रश्नावली की या समाज मिति की सहायता ली जा सकती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है, व्यक्तित्व के विकास के लिए मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अब हम बात करते हैं तो व्यक्तित्व के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक गुण जैसे मिलनसारिता हो गया, समाज सेवा हो गया, बुद्धि है, चरित्र है, स्वभाव है, मनोविज्ञान तथा वेशभूषा, शारीरिक गठन है, वाणी है और शारीरिक गुण, इसमें सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। तो इसमें विद्यालय का प्रयास होता है कि विद्यार्थी में जो है इन सभी गुणों का विकास किया जा सके। उनके जो बच्चे हैं उनके जो है अच्छे व्यक्तित्व को विकसित किया जा सके और विद्यालय में व्यक्तित्व विकास के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे कौन कौन से, तो देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा छात्र, जैसे विद्यार्थी को प्रतिदिन अपनी डायरी बनाने को कहा जाना चाहिए जिसमें प्रतिदिन की घटनाओं का विवरण करें। जैसे बच्चों को हमें मोटिवेट करना चाहिए कि आप प्रतिदिन की एक डायरी रखिए, उसमें आप अपनी जो घटनाक्रम है उसका जो है विवरण देते रहिए। शिक्षक को विद्यार्थी के व्यवहार का निरीक्षण करना चाहिए और असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों के बारे में डायरी में नोट करना चाहिए कि कौन सा बच्चा है असामान्य बच्चे, जैसे कुछ बच्चे हैं उनमें किसी को किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे डिस्ग्राफिया हो गया और अफेजिया हो गया। बच्चे सी को 100 को वॉज लिखते हैं या ऐसी कोई भी उनमें जो है आपको दिखाई, जैसे भाषा का भी विकार हो सकता है। कुछ बच्चे देर से बोलना स्टार्ट करते हैं, कुछ में भाषा इतनी विकसित नहीं हो पाती। वो सारी चीज़ों को शिक्षक भी अपनी डायरी में नोट कर सकता है। इसके अलावा विशेष व्यवहारों का पता लगाने के लिए विभिन्न व्यक्तित्व परीक्षणों की सहायता लेनी चाहिए। समय समय पर टेट और जो CAT जो परीक्षण होता है मापनी द्वारा, इसके द्वारा भी करना चाहिए। अगला है शैक्षिक उपलब्धियों का मापन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्यालय में शैक्षिक उपलब्धियों का मापन करने के लिए मासिक तथा वार्षिक परीक्षाएं ली जाती हैं। विद्यार्थियों की प्रोन्नति भी इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर की जाती है और इसकी जांच के लिए विद्यार्थियों की कुछ क्रियाएं होनी चाहिए, वो भी बताएगी कि प्रतिदिन कार्य नियमित रूप से जांच किया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मान लीजिए किसी टीचर ने बच्चों को एक चैप्टर कराया और उस
चैप्टर का बच्चों को कितना नॉलेज हुआ है उसी समय उसकी जो है जांच कर लेनी चाहिए। और गृह कार्य दिया जाता है, शिक्षक को उसका मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए कि बच्चे को जो भी हमने लर्न करने के लिए वर्क दिया है, बच्चे की कॉपी चेक करिए, बच्चे को लर्न करने के लिए जो भी दिया है, जो भी होमवर्क में दिया है, नेक्स्ट डे उसका जो मूल्यांकन है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बच्चा उसको लर्न करके लाया है। मान लीजिए हम उसको हिंदी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश का पढ़ा रहे हैं, तो हमने हार्ड वर्ड जो उसको लिखवाए हैं, जो हमने वर्ड मीनिंग लिखवाए हैं, जो हमने क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं, वो बच्चे को याद हुए या नहीं याद हुए। तो डे बाय डे जब हम होमवर्क देते हैं तो बच्चे का मूल्यांकन जो है इसी हिसाब से कर लेना चाहिए। अगला है प्रत्येक जो शिक्षण है इकाई के समाप्त होने पर प्रत्येक माह के विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए। यानी मैंने आपको भी बताया कि बच्चे का क्या है ना कि हर मंथ में भी टेस्ट लेना चाहिए या फिर आप वीकली भी उसका टेस्ट ले सकते हैं। जैसे चैप्टर फिनिश हुआ आप उसका 2-3 कुछ भी 5 से 10 नंबर का आप टेस्ट ले लीजिए। आप ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप रिटर्न लीजिए, है ना। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर वो विकसित होगी, जो पेपर का जो एक फियर भी होता है वो भी बच्चों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। फिर है विद्यार्थियों को जो भी प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट दिए जाएं उनका मूल्यांकन भी अवश्य करना चाहिए। सत्र पूरा होने पर वार्षिक परीक्षाएं भी अवश्य होनी चाहिए। अब थार्नडाइक के सिद्धांत के शैक्षिक आशय का मूल्यांकन भी जान लेते हैं। देखिए थार्नडाइक की जो थ्योरी है बहुत ही अच्छी थ्योरी है, आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको दोबारा से करा दूंगी। देखिए इन्होंने सिद्धांत ही अपना दिया था, सीखने के सिद्धांत की इनकी थ्योरी है। तो इन्होंने शैक्षिक उपलब्धता एवं शैक्षिक आशय से महत्व दिया है। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की एक पुस्तक भी लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका जो प्रकाशन है ये 1913 में हुआ था। थार्नडाइक का मत क्या था कि कक्षा के उद्देश्यों स्पष्टता जो परिभाषित होने चाहिए तथा वे विद्यार्थियों की क्षमताओं की जो पहुंच है उसके भीतर होनी चाहिए। यानी उन्होंने इस बुक में इसमें ये दिया था कि जो कक्षा के उद्देश्य हैं ये परिभाषित होने चाहिए, यानी जो उनके उद्देश्य हैं वो क्लियर पता होने चाहिए और विद्यार्थी की जो कैपेसिटी है उन्हीं के भीतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्लास 3rd का विद्यार्थी है और उसमें 5th के या 6th के ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं जो बच्चे की वो कैपेसिटी से बाहर हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीखने के सिद्धांत का जो शैक्षिक आशय है वो यही है कि शिक्षार्थी को बाह्य पुनर्बलन एक्सटर्नल जो पुनर्बलन है वो उससे अधिक प्रभावित होते हैं, आंतरिक प्रेरणा से कम। यानी उन्होंने जैसे आपने इनकी बिल्ली वाला दिया था कि बिल्ली क्या होती है कि उसके बाहर जो है पिंजरे के बाहर उसको जो फिश है वो रख दी जाती है, उसे खाने का प्रयास करती है, बार बार उस पर पंजा मारती है। एक बार क्या होता है अचानक से वो जो पंजा है वो पिंजरा है वो खुल जाता है, वो बाहर आके जो है खा लेती है। यही प्रक्रिया उसको बार बार रिपीट करी जाती है। तो वो क्या करती है, एक बार कई बार तक वो जो है रिपीट होती है प्रोसेस। एक बार क्या होता है वो सीधे उसी जो लीवर होता है उसी पे अपना पैर लगाती है और पिंजरा खुलता है, वो फिश खा के अंदर चली जाती है। तो यही उनका कि बच्चे क्या है ना कि बाहरी से ज़्यादा प्रेरित होंगे, क्योंकि वो उसकी भूख लगी थी तो बाहरी चीज़ों से प्रेरित हुई थी। छात्रों को सही अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे सही अनुक्रिया करें और उन्हें पुरस्कार भी दें, यानी उन्होंने पुरस्कारों पे भी जोर दिया था। थार्नडाइक का मत था कि कक्षा में छात्रों द्वारा सीखे गए कौशलों का वास्तविक जिंदगी में तभी हस्तांतरण होगा जब दोनों परिस्थितियां काफ़ी समान हों। यह बात थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित शिक्षण हस्तांतरण के रूप में तथ्यों के सिद्धांत से स्पष्ट हो जाता है। छात्रों को प्रायः कठिन विषयों को पढ़ने पर बल नहीं दिया जाना चाहिए, ये इनका मत था। और थार्नडाइक देखिए यहाँ पे हर एक मनोवैज्ञानिक के अलग अलग मत हो सकते हैं, तो उस पर आपको नहीं जानना चाहिए कि अगर कठिन को नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे को क्या सरल सरल ही नहीं, ये इसमें उनका मत है, थार्नडाइक का मत है। बाकी और मनोवैज्ञानिक ने भी अपने अपने मत दिए हैं इन्होंने, यहाँ पे हम थार्नडाइक के मत के बारे में पढ़ रहे हैं। थार्नडाइक के अनुसार जो टीचिंग है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विधि वह होती है जिसमें शिक्षक को यह स्पष्ट रूप से पता होता है कि उसे क्या पढ़ाना है। बात कर लेते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन की। तो देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संकलित एवं 2007 से लागू सतत विस्तृत मूल्यांकन एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा बच्चा जो कि सभी संक्रियाओं और क्रियाओं का केंद्र बिंदु है परीक्षा के नाम से दुस्वप्न से मुक्त हो जाए और मूल्यांकन पूरे वर्ष उसके लिए निश्चित पाठ्यक्रम में दी जाने वाली क्रियाओं के द्वारा हो। यानी बच्चे का क्या है ना कि उसके अंदर एक मैंने भी आपको बताया ना, उसके बार बार आप यूनिट टेस्ट और क्लास में इतने आप सहज तरीके से लेंगे तो बच्चे के जब फाइनल एग्जाम्स होंगे तो उसके अंदर वो फियर ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के जो लक्ष्य हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए मूल्यांकन का प्रयोग निदान प्रदान करने के लिए, संस्थान में आई कमियों को सुधार करने के लिए, उपचारात्मक कार्यवाही हेतु करना चाहिए
और अध्यापन हो गया, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को प्रशिक्षु को केंद्र में रखकर संचालित करने का प्रयास करना चाहिए। अध्यापन एवं अध्ययन प्रक्रिया का मूल्यांकन अभिन्न अंग के रूप में विकसित करना चाहिए। सामाजिक उपयोगिता के अनुरूप वांछनीय एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए बच्चे की दृष्टि का जो है वो प्रयास करना चाहिए। तो ये सारे इसके पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें जानना है कि किसी भी बच्चे को सुस्त, बेकार, पिछड़ी इस प्रकार से घोषित नहीं करना चाहिए। यथासंभव उसकी जो अंक के स्थान पर श्रेणी प्रदान करनी चाहिए, ग्रेड। आपने देखा होगा पहले टाइम में क्या होता था कि 59%, 49%, 78%, 98% ऐसे जो है मार्किंग की जाती थी। उसके बाद में मार्किंग की परसेंटेज की जो है क्राइटेरिया उसको हटा दिया गया। अब क्या ग्रेड दिए जाते हैं, ABCD। इससे क्या होता है ना कि बच्चों के अंदर ये नहीं आता कि मेरे नंबर कम है, हाँ उसे ग्रेड के द्वारा बता दिया जाता है। तो बच्चों के अंदर क्या है ना वो डीमोटिवेट नहीं होता है। तो ये था इसका प्रोसेस जो कि मैंने मूल्यांकन और आकलन के जो चैप्टर द्वारा आपको समझाया मैंने। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ऐसे ही कोई छोटे छोटे टॉपिक्स कुछ भी जानने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। NEP का जो मैंने NEP 2020 का जो मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप इसमें जाके देख लीजिएगा। बहुत लोगों ने उसको देखा है और पसंद किया है, लेकिन कमेंट किसी ने नहीं किया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरे पढ़ने का तरीका पसंद आया है। बाकी वीडियो पसंद है और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।